नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हम बातचीत करेंगे बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर संविदा भर्ती के इंटरव्यू से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि यदि आपने फॉर्म अप्लाई कर लिया होगा, तो साक्षात्कार के लिए अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकती है, साक्षात्कार की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, अंतिम चयन की अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकती है। ये सभी बातें अनुभव और अनुमान पर आधारित हैं, जिससे कि हम मोटे तौर पर अपना आकलन कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी विज्ञापन के अनुसार फॉर्म भर चुके होंगे और यहाँ पर अभी जब हम आप सभी से बातचीत कर रहे हैं, तो फॉर्म भरने का समय चल रहा है। 3 जुलाई 2026 से फॉर्म भरा जा रहा है। 15 जुलाई 2026 तक भरा जाएगा। 17 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में इंटरव्यू की जो स्क्रीनिंग आमंत्रण जो पत्र है, उसके बारे में बात आपको पता चलेगा। इंटरव्यू 20 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में आयोजित किया जाएगा। मेरिट लिस्ट 29 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी और कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रेफरेंस के हिसाब से 30 जुलाई को अपडेट किया जाएगा और फिर अलॉटमेंट 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा और 7 अगस्त से ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो पूरा यहाँ पर आयोग ने अपना कैलेंडर जारी किया है कि कब किस काम को करना है और एकदम सिस्टमेटिक ढंग से करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि फॉर्म अप्लाई करना, इसके बाद इंटरव्यू को लेकर अपने को तैयार करना। बाकी सारी चीज़ें आयोग के हाथ में। अगर हम हिंदी विषय की बात करें तो कुल 625 पद हैं और हाल फिलहाल के वर्षों में अगर देखें तो ये सर्वाधिक पदों में गिने जा सकते हैं। अगर हाल फिलहाल किसी भी हिंदी पट्टी की अगर हम बात करें तो इतनी संख्या में बहुत कम पद आपको देखने को मिलते हैं। तो जो भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, हिंदी विषय में नेट, जेआरएफ, पीएचडी, वो निश्चित तौर पर एक अवसर के रूप में इसको देख सकते हैं। विज्ञापन के मुताबिक 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 1875 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है, जिसमें से 625 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन होगा। मेरिट कैलकुलेशन को लेकर हमने इसके पहले की वीडियो में आप सभी से चर्चा की थी। यहाँ पर एक हमने अनुमान लगाया हुआ है, बहुत माथापच्ची करने के बाद, कि औसतन कितने एपीआई स्कोर के कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए जा सकते हैं। हालांकि मैंने अलग अलग ग्रुप्स में देखा कि आप लाइव एपीआई स्कोर को देख सकते हैं कि किस विषय में कितना फॉर्म आया हुआ है और एपीआई हाईएस्ट कितना जा रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसमें आपको पूरा भरना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में हैं, 10वीं 12वीं, यूजी, पीजी, नेट, पीएचडी, पूरा आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद वो लाइव स्टेटस या अपडेट आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑफलाइन जो भी हमने सोचा, नेट के आधार पर हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जिन विद्यार्थियों के 56 के आसपास में स्कोर बन रहे हैं, वो नेट हैं, फिर पीजी, यूजी, इसके बाद 12th और 10th, सभी के औसतन मार्क्स को हमने रखा हुआ है। इसके बाद जेआरएफ के हिसाब से हमने एक अनुमान लगाया कि जिनका 59 के आसपास में एपीआई हो रहा है, वो भी इंटरव्यू के लिए बुलाए जा सकते हैं। और जिनकी पीएचडी है और इसके बाद जो डिग्रीज हैं 10वीं से लेकर एमए तक,
3 कैटेगरी हमने बनाई। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या अलग-अलग इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा? नहीं, हमने यहाँ पर अभी समझने के लिए बनाया हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम अनुमान लगाएं तो जो भी विद्यार्थी पीएचडी इत्यादि कंप्लीट कर लिए होंगे, अगर उनके रिकॉर्ड को आप देखेंगे 10वीं, 12वीं, बीए, एमए, तो उनके परसेंटेज औसत ही रहे होंगे, जो बीच का हम परसेंटेज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो जेआरएफ होंगे और इन पीएचडी वालों से थोड़े कम उम्र के होंगे, यानी उनका 10वीं, 12वीं, बीए, एमए इत्यादि और बाद का होगा। उनका आप देखेंगे औसतन 10वीं, 12वीं, बीए, एमए का अंक अपेक्षाकृत इनसे थोड़ा सा बेहतर होगा, क्योंकि कई जगहों पर परसेंटेज और जो ग्रेड पॉइंट है इसके माध्यम से एपीआई में उछाल आता है। और ऐसे विद्यार्थी जो नेट हैं और जेआरएफ भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी पीएचडी चल रही है। हमने यहाँ पर पीढ़ियों के अंतर को देखने का प्रयास किया है। न जाने आप सभी मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। यानी जो ऐसे विद्यार्थी पीएचडी कर चुके हैं और पीएचडी किए हुए उनको 4 से 5 साल हो चुके हैं, 6 साल भी हो चुके हैं, तो उनके दौर में 10वीं, 11वीं, 12वीं, बीए, एमए में अलग तरीके से मार्किंग होती थी। उस जमाने में 70-75% पाना बड़ी बात हुआ करती थी और उस औसत को हमने यहाँ पर ध्यान रखा। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन जो अभी नए स्टूडेंट हैं, जो पीएचडी में इनरोल्ड हैं या फिर नेट जेआरएफ हैं, उनके 10वीं से लेकर पीजी तक के मार्क्स अच्छे हैं। और चूंकि मार्क्स देने में भी जो उसका पैटर्न रहा है उसमें भी अंतर आया हुआ है, अलग अलग बोर्ड पहले से उदार हो गए। ये मेन चीज मैं बतलाना चाह रहा था। तो हमने 3 कैटेगरी यहाँ पर अपनाई हुई। जैसे अगर किसी विद्यार्थी ने पीएचडी कर लिया है और उसका एमए, यूजी और इंटर, 10वीं इत्यादि में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, तो 70 तक वो जा सकता है, न्यूनतम 70। जाने के लिए लोग 80-82 तक भी गए हुए हैं, 85 तक भी गए, ठीक है। लेकिन औसतन जो कम से कम अच्छे विद्यार्थी अपने समय के रहे होंगे, उनका 70 के आसपास में एपीआई बन रहा होगा। ऐसे विद्यार्थी जो केवल पीएचडी में एडमिशन लिए होंगे, उनकी पीएचडी अवार्ड नहीं, जब तक पीएचडी अवार्ड नहीं होगी तब तक उसका फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तमाम विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि वो पीएचडी में एनरोल्ड है, तो क्या उनको भी पूरा नंबर मिलेगा? नहीं, उनको नंबर नहीं मिलेगा। जहां तक उनके प्रमाण पत्र कंप्लीट है वहीं तक नंबर मिलेगा। तो अगर जेआरएफ आप हैं तो आप लगभग 60 तक आपका एपीआई जा रहा होगा और आप अपने समय में अच्छे विद्यार्थियों में रहे होंगे, यानी कि 70% के आसपास में आपका नंबर रहा होगा। अगर आप नेट हैं और अपने समय के अच्छे विद्यार्थी रहे होंगे, 70 परसेंटेज सब में रहा होगा, तो आप का एपीआई जो हमारे अनुमान के अनुसार है कि 56 तक पहुंच रहा होगा। तो आप देख रहे हैं कि हमने 3 कैटेगरीज बनाई और इनके आधार पर यह देखने का प्रयास किया है कि सबसे जो तीसरी कैटेगरी है इसमें कम, फिर इससे ज्यादा दूसरी कैटेगरी में, और सबसे ज्यादा पहली कैटेगरी में अभ्यर्थी होंगे जिनके एपीआई स्कोर बन रहे होंगे, ठीक है। अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से हम देखें तो साक्षात्कार के लिए अनुमानित जो कट ऑफ बन सकती है, अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं तो 60 से अधिक एपीआई स्कोर बन रहा है, तो आप इंटरव्यू के लिए धीरे धीरे तैयारी कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में है 58+ एपीआई स्कोर बन रहा है, आप तैयारी कर सकते हैं इंटरव्यू की। वीसी में 55 से अधिक एपीआई बन रहा है, तो आप धीरे धीरे तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ईबीसी बिहार में आप देखेंगे कि ओबीसी में 2 तरीके की कैटेगरियां दी जाती हैं, बीसी और ईबीसी। तो बीसी में एपीआई 55+ और ईबीसी में 50+ एपीआई, एससी में 45+ एपीआई और एसटी में 40+ एपीआई। इन तीनों कैटेगरीज में एपीआई नीचे भी जा सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से सामाजिक स्ट्रक्चर या फिर
एजुकेशन का जो स्टेटस है उसके आधार पे हो सकता है कि चूंकि जो हमने अनुभव किया है कि यहाँ के ज्यादातर अभ्यर्थियों को इस एपीआई को लेकर बहुत ज्यादा पहले से सावधानी नहीं रही होगी। तमाम ऐसे विद्यार्थी होंगे जो पीजी इत्यादि 10 से लेकर पीजी तक अपना पढ़े होंगे, इसके बाद दूसरे कामों में लग गए होंगे, पीएचडी इत्यादि प्रयास कम किए होंगे। हालांकि पिछले 7-8 सालों का जो दौर है बहुत बदला हुआ है और इसके पहले की जो वैकेंसी आई थी प्योर पीएचडी पर आधारित थी। इसके बाद से पीएचडी को लेकर तत्परता विद्यार्थियों में दिखलाई देती है, लेकिन ये वैकेंसी तब आ गई है जब बहुत सारी चीजें आपके हाथ से निकल चुकी होंगी। तो अगर आप इंटरव्यू देने के लिए इच्छुक हैं तो कैटेगरी वाइज हमने यहाँ पर एपीआई स्कोर का कट ऑफ निर्धारित किया हुआ है। अगर अंतिम चयन में आप जाना चाहते हैं, अंतिम चयन की अगर हम बात करें तो यूआर कैटेगरी में 72 से अधिक अगर आपका एपीआई स्कोर बन रहा है, ये 100 में हम बात कर रहे हैं। हो सकता है कुछ विद्यार्थियों का 88 में ही 82-83 हो, ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन औसतन आप देखेंगे तो 60 से अधिक है औसतन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यूआर कैटेगरी अंतिम चयन की जो कट ऑफ निर्धारित की है वो 72 प्लस एपीआई, ईडब्ल्यूएस में 68 प्लस एपीआई, बीसी में 65 प्लस एपीआई, ईबीसी में 60 प्लस एपीआई के आधार पर, एससी में 55 और एसटी में 50 प्लस एपीआई जिनका है चांसेज है। एक बार फिर से हम कहेंगे कि ये जो नीचे की सब कैटेगरीज हैं इनके एपीआई में गिरावट भी आ सकती है और हो सकता है कि इसमें भी 2-2 नंबर के एपीआई का अंतर भी हो सकता है। ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है क्योंकि सीट बहुत ज्यादा है। अब तक अगर हम अपने जीवन के इतिहास में भी कहें तो सर्वाधिक सीट्स हैं, एक समय में एक बार में निकलने वाली सर्वाधिक सीट्स हैं। अगर जितने भी बच्चे खुचे अभ्यर्थी होंगे उनको काफी यहाँ पर लाभ मिल सकता है। और सैलरी को लेकर आप लोग जानते हैं कि अच्छी खासी सैलरी है, 57,700 प्लस 34,000, इसका हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ था। ठीक है, 57,700 के बाद 34,000 भी जुड़ेगा आपका जो डीए, कुल मिलाकर 92,300 कुछ रुपए यहाँ पर हो रहे थे। मैंने काउंट किया हुआ था, आपको बता देता हूँ, एग्जैक्ट बता देता हूँ, 34,620 रुपए। 57,700 में 34,620 रुपए, यानी आपकी जो सैलरी बन रही है टोटल, अगर विज्ञापन के अकॉर्डिंग हम देखें तो बेसिक और प्लस डीए। ठीक है, तो डीए यहाँ पर 60% के हिसाब से है सर। तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी बन रही है 92,320। देखा जाए तो जो रेगुलर है, नियमित, और उन शिक्षकों से कुछ ही हजार कम है। ठीक है, तो ठीक है, एक अवसर के रूप में इसको देखा जा सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये नौकरी रहेगी कब तक। कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया, तो विज्ञापन में लिखा है कि जब तक रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं होते हैं तब तक ये कंटिन्यू आगे रहेगी। और आजकल आप नौकरियों की स्थिति देख रहे हैं कि एक बार अपॉइंटमेंट हो गया और रेगुलर आने में हर चुनावी वर्ष का इंतजार करना पड़ता है। तो अगर आपका चयन होता है, कागज में तो लिखा है कि एक सत्र के लिए, फिर इसके बाद आपका रिन्यूअल किया जाएगा, आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, लेकिन अगर व्यवहारिक स्तर पर देखें तो कम से कम 3 से 4 वर्ष तो आपको पढ़ाना पड़ सकता है। तो जिस तरीके से अग्निवीर इत्यादि की नौकरियां आई हुई थी, कुछ कुछ इनडायरेक्टली बिना कहे हुए इस तरीके का हो सकता है। ठीक है, रेगुलर वैकेंसी जाने में बहुत लोचा भी रहता है और बहुत उसमें उलझाव भी है। अभी आप देख रहे हैं कि रेगुलर में 175 अंकों का लिखित एग्जाम, अब ये लिखित एग्जाम है, थोड़ा सा ये देखा जाए सही मायने में एक बुद्धिजीवी के रूप में
तो डायरेक्ट लिखित एग्जाम सही पैटर्न नहीं है। इसमें भेदभाव होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि 3 से 4 एक्सपर्ट कॉपी को चेक करते हैं, तो हर के मूल्यांकन का अलग अलग पैटर्न होगा, अलग अलग दृष्टिकोण होगा। हो सकता है अच्छी कॉपी को कम नंबर मिले और जो खराब कॉपी है उसको अधिक नंबर मिल जाए। हाँ, एमसीक्यू पैटर्न पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है कि जो विद्यार्थी ने लिखा है या फिर आंसर दिया है उसी के हिसाब से उसको नंबर मिलता है। विद्यार्थी भी आश्वस्त होता है और आयोग भी आश्वस्त होता है कि भाई आंसर की के मुताबिक आपका आंसर ये था, सही था गलत था, उसी के हिसाब से नंबर मिला। लेकिन ये डायरेक्ट जो लिखित एग्जाम है, ये थोड़ा सा, अगर हम एज एक्सपर्टीज आपसे बात करें तो इस पे पुनर्विचार करने की जरूरत है। और चाहे तो इसको प्री और मेंस की दृष्टिकोण से भी रख सकते हैं, जिस तरीके से यूपी जीडीसी या फिर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इत्यादि में चीजें हुई थी, उस हिसाब से भी इसको रखा जा सकता है, तो ज्यादा पारदर्शी ढंग से आगे चीजें बढ़ सकती हैं। खैर, अभी हम रेगुलर पर नहीं बात करेंगे। बात आई कि आखिरकार ये जो लोग सेलेक्ट होंगे संविदा पर वो कब तक रहेंगे। तो सीधे सीधे तो यही बात कही गई है कि जब तक रेगुलर नहीं आएंगे तब तक वो लोग रहेंगे। और रेगुलर के लिए हमने बतलाया कि कम से कम जो अब तक का अनुभव रहा है, कम से कम 5 साल तो लग ही जाते हैं। ठीक है, चुनावी वर्ष तक सारी चीजें क्लियर होती हैं। तो निश्चित तरीके से अगर जिन विद्यार्थियों ने अप्लाई नहीं किया होगा वो निश्चित तौर पर करें, और कम से कम इंटरव्यू के बहाने एक अनुभव प्राप्त करें। कोई मान लीजिए आपका एपीआई कम भी हो रहा है, बॉर्डर पर भी है, तो आपको ऐसा नहीं है कि इसको ड्रॉप करना है या फिर मतलब कि पहले ही समर्पण कर देना है। आप आइए, अनुभव लीजिए, और ये अनुभव हो सकता है कि दूसरी परीक्षाओं में काम में आ जाए। ठीक है, अनुभव के लिए साक्षात्कार देना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि ऑनलाइन चीजें बहुत हाई फाई दिख रही हैं कि मेरिट 80 से नीचे ही नहीं जा रही है, लेकिन जब आप जाएं तो बहुत सारे कैंडिडेट आपको एब्सेंट मिले या फिर उनका मूड बदला हुआ रहे। न जाने इस वैकेंसी को मुझे देखकर यही लग रहा है कि जिस तरीके से हम लोग टिकट बुक करते हैं रेलवे में, और कई बार आप देखते हैं कि 40 वेटिंग है, बाद में आते आते वो कंफर्म हो जाता है। तो यहां पर भी वो चीजें देखने को मिल सकती हैं। हालांकि हम उस दौर में बात कर रहे हैं जब जितने भी योग्य अभ्यर्थी हैं, कहीं के भी हों, और वो किसी भी अवसर को खोना नहीं चाहते हैं। फिर भी हमें उम्मीद है कि जो जो हमने अनुमान लगाया कट ऑफ को लेकर, उसमें अगर आप आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर इंटरव्यू दीजिए। हम बात करते हैं कि इंटरव्यू के लेकर तैयारी आप कैसे करेंगे। विज्ञापन में दिया गया कि 12 नंबर का इंटरव्यू है, 6 नंबर आपके प्रेजेंटेशन पर है और 6 नंबर इंटरेक्शन पर है, मतलब आपसे बातचीत होगी। कई बार हम देखते हैं कि देखने में ये विभाजन है कि 12 नंबर में 6 नंबर ये है, 6 नंबर ये। प्रेजेंटेशन का मतलब अगर आप देखें तो कई बार होता है कि आप पीपीटी बनाकर ले जाएं, ठीक है, और प्रेजेंट करें। कई बार होता है कि जो बोर्ड होता है वो आपसे बोलता है कि आप कुछ पढ़ाकर दिखाइए, ठीक है, कि कैसे आप क्लासरूम में पढ़ाएंगे, कक्षा में पढ़ाएंगे। तो वो भी आपका प्रेजेंटेशन में ही आ गया। यानी कि टेक्निकल तौर पर भी आप अपनी बातों को रख सकते हैं पीपीटी, लेकिन ये सुविधा वहां पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पीपीटी का खूब अभ्यास किए और गए तो पता चला कि कब आपका प्रेजेंटेशन हो गया और कब इंटरेक्शन हो गया, पता ही नहीं चला। कई बार ऐसा होता है। और तो आपको दोनों तरीके से तैयार करके जाना है। थोड़ा बहुत टेक्निकल अपने को, क्योंकि आज का जो दौर है बिना टेक्निकल लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर का नॉलेज है, पीपीटी बना सकते हैं, पीडीएफ फाइल बना सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कुल मिलाकर मतलब कंप्यूटर की नॉलेज है कि नहीं। अगर वहां पर आप सीधा सीधा बनेंगे, आमतौर पर नौकरी के बाद कई बार व्यावहारिक जीवन में लोग बड़े ही सातिरपना प्रकृति को दिखलाते हैं, और बड़ा ही एक प्रचलित मुहावरा चलता था कि बंद कर रहो पगला, काम करे अगला। व्यवहारिक जीवन में तो चल सकता है, लेकिन जब आप नौकरी के लिए जा रहे हैं
तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं तकनीकी तौर पर दक्ष हूँ, कंप्यूटर की अच्छी जानकारी है, और जो भी कार्य दिया जाएगा डिजिटल तौर पर या फिर टेक्निकल तौर पर, तो उसे हम वो इस पर काम कर सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा वहां पर, तभी आपके प्रति पॉजिटिव रवैया अपनाई जा सकती है। तो ये वर्तमान दौर है, ये एआई का दौर है, और उसमें आपको नौकरी मिलने जा रही है, ये बड़ी बात है। कभी कभी सोचकर आप देखिए कि आने वाला जो समय है वो बहुत ही खासतौर से मनुष्य बनाम मशीन की लड़ाई शुरू होने वाली है। तो प्रिय विद्यार्थियों, साक्षात्कार के लिए व्यवहारिक तौर पर क्या पढ़ें, इसको लेकर हमने एक से अधिक बार आप सभी को बतलाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ क्लू हम देंगे कि कम से कम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास आप पढ़ जाएं, और खास खास तौर से जो प्रवृत्तियां हैं और इतिहास में जो टर्निंग पॉइंट्स रहे उनको लेकर एकदम से तैयार कर लें। हिंदी व्याकरण को लेकर तैयार रहें, खासतौर से अलंकार, छंद, रस, इनसे कभी कभी सवाल पूछा जाता है, और ये डाइवर्ट करने के लिए, ऐसा नहीं कि आपके नॉलेज को लिए पूछा जाता है कि आप कितना व्याकरण जानते हैं, आपको कई बार परेशान करने के लिए पूछ दिया जाता है। जैसे मुझे बीपीएससी का इंटरव्यू का स्मरण है कि इसमें पूछ दिया गया था कि निपात से क्या तात्पर्य है। तो निपात को लेकर सभी लोग कामता प्रसाद गुरु वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब में ढूंढना शुरू किए कि मतलब क्या होता है। कहने का मतलब है कि आप हिंदी व्याकरण तैयार करके जाइए। काव्य शास्त्र में जितने भी संप्रदाय हैं उनको एक नजर आप देख लें, उन संप्रदायों में अंतर संबंध क्या है, कौन किसका विकास है, कौन किसका विरोधी है, उसको लेकर आप तैयार कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी पूरा कर चुके हैं या फिर एनरोल्ड हैं, तो भी आप अपने पीएचडी टॉपिक को एकदम से क्लियर करके जाएं, जिससे कि बातचीत करने की शुरुआत यहां से हो सके। प्रिय विद्यार्थियों, पीएचडी में भले ही एपीआई में आपको फायदा मिल रहा है, लेकिन पीएचडी का मतलब है कि आप किसी खास विषय के विशेषज्ञ हैं, और किसी उसमें भी स्पेशल कोई एरिया है उसमें विशेषज्ञ हैं, तो वहां से बात शुरू होती है। क्योंकि जो भी बोर्ड है वो आपसे अपरिचित है, वो बात कहाँ से शुरू करे, या तो आपके परिचय से शुरू कर सकता है, आपके नाम से शुरू कर सकता है, आपकी पढ़ाई लिखाई से शुरू कर सकता है, आपके जो बाहरी व्यक्तित्व है, अगर आप चंदन टीका इत्यादि लगाए हुए हैं, तो हो सकता है कि वो पूछे कि आप विश्वास करते हैं, आस्था में विश्वास करते हैं, कहीं से भी पूछा जा सकता है। आपके व्यक्तित्व, यही तो है इंटरव्यू। ऐसा नहीं है कि आप पूरा पढ़कर गए उसी में से पूछा जाएगा। वो आपके चाल ढाल, आपके उठने बैठने के तरीके से, आपके किसी भी खास चीज से सवाल पूछा जा सकता है। इसलिए कई बार दर्पण के सामने अपने को देखते हुए भी आप महसूस कीजिए कि क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो पीएचडी के शोध कार्य को लेकर आप अलर्ट रहिए, और अपना कोई पसंदीदा टॉपिक तैयार कर लीजिए, चाहे वो आलोचनात्मक रूप में रहे, चाहे व्याख्यात्मक रूप में रहे। यही है जो प्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे थे 6 नंबर का, ये उसका एक महत्वपूर्ण अंश है। यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि आप किसी कविता की व्याख्या कीजिए, खुद आप अगर जानते हैं, या फिर खुद वो दे देंगे कि आप छायावाद के बारे में बतलाइए, तार सप्तक के बारे में बतलाइए, नई कविता के बारे में बतलाइए, भक्ति आंदोलन को लेकर आपके क्या विचार हैं, या फिर सिद्ध साहित्यनाथ साहित्य। कुल मिलाकर अगर मैं एक लाइन में कहूं, तो जो हमने मेंस की तैयारी आप सभी के लिए करवाई थी, खासतौर से थंबनेल पर हमने यूपी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी इत्यादि तो लिखा है, और ये लिखना पड़ता है ताकि विद्यार्थी जुड़े। लेकिन जो सही मायने में विद्यार्थी हैं, जो कोचिंग से बहुत दूर एकेडमिक चीजों को समझते हैं, वो इस चीज को समझ सकते हैं कि हाँ, कोई भी चीज है इस चैनल पर वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम किसी भी कैटेगरी में बांध कर नहीं रख सकते। तो आपको जैसे मेंस में हमने टर्निंग पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया था, उन चीजों को ध्यान रखिए, वो आपके उत्तर को बढ़ाने में काफी अहम भूमिका निभाएंगे। क्योंकि आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो खास तौर से जो बिहार के साहित्यकार रहे हैं, चाहे वो विद्यापति हो, ठीक है, चाहे वो रामधारी सिंह दिनकर हो, या फिर भिखारी ठाकुर हो, ठीक है, तमाम लोग हैं, और नागार्जुन
तमाम लोग हैं, बहुत लोग हैं, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी, इन लोगों को कम से कम तैयार कर लीजिए आप, ताकि यहाँ पर भी बातचीत करने का मौका मिले। आप बहुत तैयारी से अपनी फाइल लेकर इंटरव्यू स्थल पर पहुंचे और पूछा गया आपसे बिहार के बारे में, नहीं बता पाए, खासतौर से साहित्यिक जानकारी, तो खुद को ग्लानि होती है कि मैं अब तक क्या कर रहा था, मुझे तैयार कर लेना चाहिए था। तो प्रिय विद्यार्थियों, चूंकि आप लोग जुड़े हैं और एक अकादमिक ये चैनल है, अब आपको धीरे धीरे इस चीज का पता चल रहा होगा, धीरे धीरे आप महसूस कर रहे होंगे कि ये व्यक्ति क्यों इतना, भले वो धीरे धीरे बोलता हो, बहुत प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं करता हो, लेकिन जो पिंच करने वाली बातें हैं, जिनको कि ध्यान रखना चाहिए, उसको लेकर हम हमेशा आप सभी को सतर्क करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। तो साक्षात्कार के लिए कोई खास सिलेबस नहीं है, वो खुद आपके आंतरिक व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, आपके बाहरी व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, और आपका जो एकेडमिक जीवन रहा उससे जुड़ा हुआ है। आपने जो अभी तक पाया खोया, उन सभी की अनुभूति का ही नाम है साक्षात्कार। जो आप कहानी सामने बैठकर सुनाएंगे, उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन होगा। तो 12 नंबर में अगर हम बिहार के पैटर्न को देखें तो 1 नंबर भी मिलता है और 11 नंबर भी मिल सकता है। 1 नंबर भी मिल सकता है, 11 नंबर भी मिल सकता है। तो हम तो यही कोशिश करेंगे या उम्मीद करेंगे कि आप सभी कम से कम 8 से 9 नंबर के बीच में रहें। ठीक है, तो आगे भी हम आप सभी से चर्चा करते रहेंगे, लेकिन पहले फॉर्म भरिए, फिर इसके बाद एपीआई स्कोर के आधार पर आप देखिए, जो हमने अनुमानित कट ऑफ बतलाई हुई है उसी के आसपास में रहना चाहिए, और फिर इंटरव्यू की धीरे धीरे तैयारी कीजिए। और निश्चित तौर पर इस दौर में जब हम नौकरियों के लिए यहाँ से वहाँ, इधर से उधर भटक रहे हैं, तो एक अच्छा अवसर आप सभी के सामने दिखलाई पड़ रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस मार्गदर्शन को लेकर, इस चर्चा को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।